तो देखिए अपना सेक्शन चल रहा था ग्रेविटेशन का, गुरुत्वाकर्षण का, और इसमें सैद्धांतिक प्रश्नों में मैंने 15 सवाल आपको करवा दिए थे। ठीक है, तो आगे के जो 15 क्वेश्चन बचे हैं सैद्धांतिक के वो अपन करेंगे इस लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछ रहा है कि जो पृथ्वी की सतह है उसके लिए पलायन वेग का परिमाण क्या होता है। तो देखिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड आपने पढ़ा है, लेकिन वो किलोमीटर पर सेकंड में होता है। ठीक है, 11.2 अगर आप उसे मील में करेंगे तो लगभग 7 के आसपास वो आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 मील पर सेकंड। ठीक है, यानी ऑप्शन डी। 7वां क्वेश्चन है आपका 17वां, सॉरी। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की बजाय अगर पूर्व से पश्चिम घूमना शुरू कर दे तो जी के मान में क्या फर्क आएगा विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। तो देखिए घूर्णन के कारण जी में जो फर्क आता है वो कितना होता है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा, ये वैल्यू होती है अपने पास। अब यहाँ पे आप देखिए दिशा से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो पश्चिम से पूर्व घूमे चाहे पूर्व से पश्चिम घूमे, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसी है वैल्यू वैसी ही रहेगा। अगर आप विषुवत रेखा की बात करें तो लैम्डा कितना होता है 0 और कॉस 0 कितना होता है 1। तो विषुवत रेखा पर जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगी अपने पास। तो चाहे पश्चिम से पूर्व घूमे चाहे पूर्व से पश्चिम घूमे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यथावत रहेगी। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। अभी अभी कैलकुलेट करा था अपन ने लास्ट लेक्चर में, वापस हम बता देते हैं एक बार कि गहराई के कारण जी डैश बराबर क्या होता है, g1 माइनस डी बाई आर होता है। अगर केंद्र की बात करेंगे तो d बराबर आर होगा या जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 19वां क्वेश्चन है। अगर देखें अपन 19वां बोल रहा है निम्न में से सार्वत्रिक नियतांक नहीं है। तो पहला है गैस नियतांक आर, तो अपन जानते हैं पीवी बराबर एनआरटी में आर जो होता है वो गैस नियतांक सार्वत्रिक होता है। दूसरा देखा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी, तो कैपिटल जी भी कैसा होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक सार्वत्रिक होता है। और तीसरा है गुरुत्वीय त्वरण जी, तो जी जो है वो सार्वत्रिक नहीं होता है। ठीक है, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। तो जी इसका आंसर है, यानी ऑप्शन सी। 20वां क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है जब किसी दृढ़ वस्तु को उसके गुरुत्व केंद्र से लटकाकर दोलन कराया जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। देखिए एक सीधा सा कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, किसी भी पिंड का, किसी भी ऑब्जेक्ट का खुद से जो डिस्टेंस होती है वो 0 होती है। भाई आपकी खुद से डिस्टेंस कितनी होगी, 0 होगी। तो जो गुरुत्व केंद्र होता है या द्रव्यमान जो केंद्र होता है ये पिंड के खुद के केंद्र होते हैं। ठीक है, यानी पिंड ही होता है एक तरह से अपन कहें तो। अपन द्रव्यमान केंद्र में तो ये बोलते हैं कि पिंड का पूरा द्रव्यमान उसके ऊपर आरोपित होता है, तो एक तरह से वो पिंड ही होता है पूरा। तो खुद से खुद की डिस्टेंस कितनी हुई, 0 ही। ठीक है, अब आप उसे वहीं से लटका के अगर दोलन कराएंगे तो टी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, टी बराबर अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। ठीक है, तो अगर आप उसे गुरुत्व केंद्र से ही लटकाएंगे तो जी की वैल्यू वहां पर क्या होगी, 0 होगी। तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अनंत होगा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 21 है, जी का मात्रक क्या होता है। कैपिटल जी का मात्रक पूछ रहा है आपसे, तो एफ बराबर क्या होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर है। जी बराबर कितना हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर m1 m2, या एफ न्यूटन हुआ, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर और m1 m2 क्या हो गया, kg स्क्वायर हो गया। तो इसका ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए 22, बोल रहा है जी का मान क्या होता है। तो जी का मान तो अपन को पता है कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए 23, किसी बिंदु पर पृथ्वी के कारण
उत्पन्न गुरुत्वीय विभव तथा गुरुत्वीय क्षेत्र दोनों ही 0 हैं तो बिंदु होगा। देखिए आप चाहे गुरुत्वीय विभव का आप फॉर्मूला ले लीजिएगा, उससे भी हो जाएगा, या गुरुत्वीय क्षेत्र का फॉर्मूला ले लीजिए, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र की अगर अपन बात करें या गुरुत्वीय विभव की बात करें, गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला क्या होता है, Gmm/r होता है। ठीक है भाई, Gm/r होता है विभव। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, Gmm/r होती है अपनी। तो Gm/r विभव अगर मैं लेता हूँ यहाँ से, तो अपने पास ये कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, तो r कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, यानी वो बिंदु अनंत दूरी पर होगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। 24वां क्वेश्चन आपको दे रखा है, 2 उपग्रह एक ही वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो कौन सी क्वांटिटी सेम होगी। तो देखिए अगर एक ही कक्षा में है तो कक्षीय वेग कैसे होंगे, समान होंगे उनके। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा इसका। 25 देखिए, बोल रहा है पलायन वेग जो होता है वो कण के द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो पलायन वेग का फॉर्मूला अपन जानते हैं, पृथ्वी के लिए जैसे लें अपन, क्या होता है, √2gr होता है, या फिर √2gm/r होता है। यहाँ देखिए m जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है और r पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, कण का नहीं है, तो कण का द्रव्यमान कहीं नहीं है, इसका मतलब ये इस पर निर्भर ही नहीं करता, या अपन कह सकते हैं m⁻0 पर निर्भर करता है, यानी नियतांक होता है कहने का मतलब। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। भाई m⁻0 क्या होती है, 1 होती है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, बोल रहा है चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो पृथ्वी पर ध्वनि देखिए कभी नहीं पहुंचेगी। इसका रीजन ये है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में क्या है, वैक्यूम है, निर्वात है, और ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, उनको गति करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कोई माध्यम नहीं है, तो फिर ध्वनि यहाँ नहीं पहुँच सकती। तो ऑप्शन जो है कौन सा, डी, यानी कभी नहीं सुनाई देगी, ये इसका आंसर होगा। 27 देखिए, बोल रहा है r त्रिज्या की कक्षा में किसी ग्रह का परिक्रमण काल t है तो 4r त्रिज्या में उसका परिक्रमण काल क्या होगा, ये सवाल है। तो इसमें देखिए सीधा तीसरा नियम लगा दीजिए केपलर का, ये तो T1/T2 बराबर हो जाएगा R1/R2 का होल क्यूब, इधर कितना हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो T1 तो कितना दे रखा है, T' अपन को निकालना है, इसका स्क्वायर बराबर R1 दे रखा है R, और फिर बोल रहा है कि R कितनी हो जाए, 4R, तो ये हो गया 4R का क्यूब। तो ये हो गया T/T' R³/64R³। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा मेरे पास T' = 64T²। आप अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 80, यानी 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है 28, बोल रहा है बृहस्पति की जो चाल है, कक्षीय चाल, वो पृथ्वी से कम है, पृथ्वी से ज़्यादा है, या किस तरह के है, इस तरह से सवाल पूछ रहा है आपसे। तो देखिए बृहस्पति जो है ना, वो अर्थ से मतलब सूरज से अगर देखा जाए बृहस्पति को तो अर्थ से दूर पड़ता है वो। ठीक है, अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यानी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, चाल कम हो जाएगी। ठीक है, टाइम तो बढ़ ही जाएगा, वो चीज़ है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कि पृथ्वी की कक्षीय चाल से क्या है, कम है उसकी चाल। ठीक है, कक्षीय चाल का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। 29वां क्वेश्चन है, तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल क्या है। देखिए तुल्यकाली का मतलब यह है कि पृथ्वी का जो घूर्णन काल है, अपनी अक्ष पर जो घूर्णन काल है, और जो उपग्रह का काल है जो पृथ्वी के चारों ओर है, वो दोनों सेम होनी चाहिए। तो तुल्यकाल का मतलब यह है कि जो उपग्रह है वो पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर 24 घंटे में लगाएगा, यानी पृथ्वी जो है वो भी अपनी एक्सिस पे 24 घंटे घूमेगी और उपग्रह भी उसके चारों ओर 24 घंटे में घूमेगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट है और लास्ट है 30वां सवाल, बोल रहा है पलायन वेग और कक्षीय वेग में क्या संबंध होता है। तो देखिए अपन जानते हैं VE बराबर क्या होता है, √2GR होता है, और कक्षीय वेग होता है √GR। तो यहाँ से पता पड़ गया अपन को कि ये कितना होता है, √2 गुना होता है कक्षीय वेग का। ठीक है, तो ये हैं आपके 30 क्वेश्चन होते हैं सैद्धांतिक। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, इसके आगे प्रश्न करेंगे। थैंक यू।